oder direkt dem Wald neuen Wind. Ich trag dir die Rotznase noch so lang, bis es lebt wird. 13 जून 1948 के पहले भाग में आपने सुना रौनक, साहिल, विक्रम और नंदू अपनी छुट्टियां बिताकर वापस लौट रहे हैं। रास्ते में जंगल में उन्हें झुमरी नाम की एक लड़की मिलती है जो उन्हें एक ऐसे गांव में ले जाती है जिस गांव में मेला लगा था। झुमरी उस गांव के मेले में नौटंकी में नाचने वाली थी। उसी नौटंकी के पंडाल में विक्रम की मुलाकात वहां के मुखिया से होती है। मुखिया इनका स्वागत करता है। इसी बीच उस इलाके का रहने वाला जो नवाब है वो अपने सैनिकों के साथ उस मेले में आ जाता है और वो झुमरी पे बुरी नज़र डालता है। झुमरी को बचाने में मुखिया की जान चली जाती है। मुखिया के हाथों नवाब की भी जान जाती है। झुमरी भी मारी जाती है और उसके बाद नवाब के सैनिक गांव में कत्लेआम मचाते हुए आग लगा देते हैं। विक्रम और इसके दोस्त मुखिया, झुमरी और यहाँ तक कि गांव वालों को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर वो किसी को बचा नहीं पाते हैं क्योंकि वो न किसी को पकड़ पा रहे थे और न ही किसी को रोक पा रहे थे। फिर वो अपनी जान बचाने के लिए उस गांव के आग से बाहर भागते हैं, मगर थोड़ी ही देर में वो गांव पूरा इनके आंखों के सामने से ओझल होने लगता है और कुछ ही देर के बाद गांव पूरी तरह गायब हो जाता है। अब आगे जो कुछ विक्रम और उसके दोस्तों के साथ आज हुआ था वो इनके लिए न विश्वास करने वाला कोई घटना थी। अपनी आंखों के सामने 3-3 कत्ल होते हुए और एक गांव को धू धू करके जलते हुए देखने के बाद इन चारों दोस्तों की हालत खराब हो चुकी थी। बड़े ही भारी कदमों से विक्रम अपनी गाड़ी के अंदर बैठा। इसके तीनों दोस्त भी बैठे। अपनी गाड़ी को मोड़कर मेन हाईवे पे आने के बाद विक्रम शहर की तरफ अपनी कार को दौड़ा दिया। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था क्योंकि जो घटनाएं इन्होंने देखी थी चारों उस घटनाओं को अपने ही मन के अंदर याद किए जा रहे थे। करीब 10 मिनट चलने के बाद जंगल पूरी तरह खत्म हो गया। कुछ दूर पे उन्हें एक झोपड़ी नुमा दुकान दिखाई दी। देखने से लगता था जैसे किसी चाय की गुमटी हो और उसमें एक बूढ़ा व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 80 साल की लग रही थी एक चादर ओढ़े हुए बैठा हुआ था। गाड़ी से नीचे उतरते हुए विक्रम ने पूछा, दादाजी चाय मिलेगी क्या? बूढ़े ने सहमति में सर हिलाया और इशारा किया बैठने के लिए। लकड़ी के 2 तने जमीन में गड़े हुए थे और उस पे एक चौड़ा सा लकड़ी का तख्ता ठुका हुआ था। वही उसके लिए स्टूल था बैठने के लिए। दोस्त वहां जाकर बैठ गए। बूढ़ा गुमटी के अंदर चला गया। थोड़ी ही देर के बाद जब बूढ़ा बाहर निकला उसके हाथ में कांसे की एक थाली थी और उसमें कांसे के 4 गिलासों में चाय थी। बूढ़े के चाय के गिलास को देखकर ऐसा लगता था जैसे वो बूढ़ा 50 साल पहले की परंपरा का निर्वहन कर रहा हो। बहरहाल दोस्तों ने उसे चाय की गिलास ली और वो चाय की चुस्कियां लेने लगे। चाय बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन रात की थकावट के बाद ठंडी हवाओं के बीच गर्म चाय अच्छी लग रही थी। बूढ़ा व्यक्ति लगातार विक्रम को देखे जा रहा था। अचानक उसने विक्रम से पूछा, क्या सोच रहे हो बाबू? विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चाय की चुस्कियों के साथ रात की घटनाओं के ख्यालों में डूबा हुआ था। क्या झुमरी के बारे में सोच रहे हो? बूढ़े ने फिर से पूछा। अब विक्रम के साथ उसके दोस्त भी उछल पड़े। बाबा, आपको कैसे पता? विक्रम ने पूछा। बाबू, कल 13 जून थी ना? पिछले 60 साल से लगभग हर 14 जून को कोई ना कोई जरूर मिलता है जिसने झुमरी और उस गांव को देखा है, बूढ़े ने जवाब दिया और एक ठंडी सी सांस लेते हुए उसने बोला, बेचारी झुमरी और गांव वाले। क्या कहानी है झुमरी की?
विक्रम ने पूछा। एक गहरी सांस लेते हुए बूढ़े ने विक्रम की आंखों में झांका और फिर पूछा, क्या तुम झुमरी की मदद कर पाओगे? बाबा, मुझे कहानी बताइए। झुमरी के बाबा एक बग्घी चलाते थे। झुमरी, उसकी 2 बहनें और उसकी माँ, बस 4 लोगों का परिवार था। मुखिया जी गांव के काफी अच्छे व्यक्ति थे। इनकी कोई संतान नहीं थी। जब कभी भी मुखिया जी को कहीं जाना होता था, झुमरी के बाबा की बग्घी से ही जाते थे। इनसे उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक बार बग्घी का पहिया अचानक टूटने के कारण झुमरी के बाबा नीचे गिरे और अपनी ही बग्घी के दूसरे पहिए के नीचे आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई। कमाने वाला कोई था नहीं। एक था, वो भी चला गया, जिससे झुमरी का परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। जहाँ तक हो सका मुखिया जी ने काफ़ी मदद की, लेकिन वो भी बेचारे कहाँ तक करते। जैसे तैसे कुछ साल बीते। झुमरी को नाचने गाने का बड़ा शौक था। अक्सर वो गांव में औरतों के बीच तीज त्योहारों पे नाचा करती थी। उसने इसी को अपना और अपने परिवार की जीविका का साधन बना लिया। जब भी कोई गांव में तीज त्योहार होता, कोई मेला लगता, तो झुमरी उसमें नाचती और उससे जो पैसे मिलते उनसे अपने परिवार का भरण पोषण करती और साथ में खेतों में काम भी करके कुछ पैसे कमाती और इस तरह वो अपनी छोटी बहनों और माँ का भरण पोषण कर रही थी। बहुत ही सीधी और अच्छी लड़की थी झुमरी। उन दिनों गांव में बसंत पंचमी पर मेला लगा था। एक पड़ोसी गांव की नौटंकी भी आई थी। झुमरी उन दिनों काफ़ी मशहूर हो चुकी थी। इस नौटंकी में उसे नाचने का काम मिल गया था। तीसरे दिन जब मेला का अंतिम दिन था और नौटंकी चल रही थी, उसी समय उधर से नवाब का काफिला जा रहा था। नवाब काफी अय्याश किस्म का था। नौटंकी में ढोल की आवाज सुनकर नवाब अपने 2 सैनिकों के साथ वहां आ धमका। उसके बाकी सिपाही मेले के बाहर आराम करने लगे। नौटंकी में झुमरी को देखकर नवाब की नीयत खराब हो गई। नौटंकी खत्म होने पर उसने मुखिया से बोला कि झुमरी उसे चाहिए। मुखिया ने विरोध किया और फिर कुछ ऐसा हुआ कि झुमरी, मुखिया, नवाब मरे हुए मिले मुखिया जी के घर पर। नवाब के सैनिकों ने पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया। उस आग से बचने के लिए जो लोग गांव से बाहर की तरफ भागे, नवाब के सैनिकों ने उनको भी मार डाला और इस तरह पूरा गांव खत्म हो गया। तब से हर 13 जून को झुमरी एक बूढ़े के साथ जंगल में मदद के लिए भटकती है, क्योंकि आज तक उसकी और गांव वालों की आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल सकी। लेकिन बाबा, आपको ये कैसे पता? जब उस गांव में कोई नहीं बचा, तब आपको ये सब कैसे मालूम? अचानक बूढ़े के भाव बदलने लगे। एक रहस्य भरी मुस्कान के साथ बूढ़ा विक्रम के आंखों में झांका और फिर मुड़ गया। और कुछ ही पलों में न वो चाय की दुकान थी, न इनके हाथों में चाय की गिलास थी और न ही वो बूढ़ा था। ये सड़क के किनारे एक गन्ने के खेत के सामने खड़े थे। साहिल बोला, यार कहीं हम सभी पागल तो नहीं हो गए? ये हो क्या रहा है हमारे साथ? लेकिन विक्रम समझ चुका था। शायद जो 13 जून को उस गांव में जाता है, उसको पूरी बात समझाने के लिए मुखिया किसी को फिर से भेजता है। उसने सोच लिया कि इस कहानी को वो खत्म करके रहेगा। विक्रम ने अपनी मन की बात अपने दोस्तों को बताई। विक्रम के इस फैसले में उसके तीनों दोस्त की सहमति थी, क्योंकि उन्हें भी अब दुख हो रहा था कि पिछले लगभग 60 सालों से एक गांव में कुछ आत्माएं मुक्ति की तलाश कर रही हैं।
और कितने लोग उस गांव तक गए भी होंगे, लेकिन कोई इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। शायद ये काम हमारे ही हाथों से होना हो, शायद उनकी मुक्ति हमारे द्वारा ही लिखी हो। ऐसा सोचते हुए चारों दोस्तों ने इस बात का निश्चय किया कि हम उन्हें मुक्ति जरूर दिलाएंगे। शहर में विक्रम के गुरुजी, जो एक विद्वान और काफ़ी धार्मिक व्यक्ति थे, उन्हें कई सिद्धियां भी प्राप्त थीं। विक्रम ने उनसे सारी कहानी सुनाई। गुरुजी ने सारी कहानी सुनने के बाद विक्रम की काफ़ी सराहना की। आज के ज़माने में जहाँ भाई भाई को नहीं पूछता, उसकी मदद करता, वहाँ ऐसी आत्माओं को जिनके बारे में विक्रम को ठीक से पता भी नहीं, जिनके साथ विक्रम का कोई जुड़ाव भी नहीं, एक ऐसी लड़की के लिए जो एक ही रात के लिए विक्रम के सामने आई, एक ऐसी मुखिया के लिए जिसने एक ही बार स्वागत किया, और इतना कुछ करने के लिए विक्रम तैयार है। उन्होंने विक्रम को बताया, पूर्णमासी के दिन रात को उसी समय जिस समय ये घटनाएं हुई थी, यदि भगवान नरसिम्हा का वहाँ पर यज्ञ और पूजन किया जाए और उस स्थान को गंगा जल से शुद्ध किया जाए, तो उन आत्माओं को मुक्ति मिल सकती है। गुरुजी, मैं चाहता हूँ यह शुभ काम आपके ही हाथों से संपन्न हो। विक्रम ने उनसे निवेदन किया। गुरुजी तुरंत तैयार हो गए, क्योंकि वो इस नेक काम में वो विक्रम की खुद भी मदद करना चाहते थे। तय हुआ कि पूर्णमासी के दिन हम सभी दोस्त और गुरुजी के साथ पूजा और हवन की सामग्री लेकर उस स्थान पे एक बार फिर से हम चलेंगे। धीरे धीरे समय बीता और फिर पूर्णमासी का दिन भी नज़दीक आ गया। विक्रम और उसके दोस्तों ने जो जो गुरुजी ने बताया था, पूजा की वो सारी सामग्री खरीदी और गाड़ी में भर दिया। ठीक समय पर ये चारों दोस्त और गुरुजी उस गांव के लिए निकल पड़े। रात के तकरीबन 2 बजे जब उस स्थान पर पहुंचे, विक्रम के गुरुजी ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र बुदबुदाए। थोड़ी ही देर में गुरुजी के कानों में एक भयानक चित्कार की आवाज़ें, जिसमें स्त्री, पुरुष, बच्चे सभी चित्कार रहे थे, एक भयानक पीड़ा के साथ चिल्ला रहे थे। इनके कानों में वो आवाज़ें गूंजने लगी। हाँ, यही वो स्थान है, यही वो स्थान है जहाँ पे आत्माएं अतृप्त हैं। रात के तीसरे पहर पूजा प्रारंभ की गई। उस स्थान पे भगवान नरसिम्हा जी की एक मूर्ति स्थापित की गई। हवन के लिए एक कुंड बनाया गया और ये चारों दोस्त और उनके गुरुजी मिलकर हवन और पूजन को प्रारंभ किए। जैसे जैसे पूजा आगे बढ़ रही थी, मंत्रों का उच्चारण गुरुजी कर रहे थे, वैसे वैसे जंगल का वो इलाका एक अजीब सी बोझिलता से भरता जा रहा था। और फिर अचानक धीरे धीरे वहाँ पे वो गांव फिर से प्रकट होने लगा, जो एक रात पहले गायब हो गया था। लेकिन इस बार वहाँ मेला नहीं था, क्योंकि मेले का अंतिम रात तो 13 जून ही था। विक्रम और उसके दोस्त आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। अचानक उन्हें मुखिया नजर आया, जो बड़ी ही कृतज्ञता के भाव से इनकी तरफ देख रहा था और उसके दोनों हाथ जुड़े हुए थे। उसके बगल में झुमरी नजर आई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसने विक्रम और उसके दोस्तों की तरफ देखते हुए कृतज्ञता से अपने हाथ को जोड़े हुए थी। फिर वो गांव पूरी तरह बस गया। गांव में स्त्री और पुरुष सभी उस हवन कुंड के चारों तरफ इकट्ठे होने लगे। मंत्रोच्चारण के बीच में ये सब चल ही रहा था कि अचानक नवाब की आत्मा प्रकट हुई। उसकी दोनों आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी और वो काफी गुस्से में नजर आ रहा था, लेकिन वो कर कुछ भी नहीं पा रहा था।
दांत कटकटाते हुए वो गुरुजी और विक्रम की तरफ देख रहा था, मानो वो नहीं चाहता हो कि इन आत्माओं को मुक्ति मिले। मगर गुरुजी और विक्रम कहाँ रुकने वाले थे। उसके हाव भाव का इनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ और फिर धीरे धीरे सारी आत्माएं हल्की पड़ने लगी। मुखिया और झुमरी के मुंह से आवाज़ निकली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है अब वो दिन आ गया जब हम सभी मुक्त हो जाएंगे। इंतज़ार ख़त्म हुआ, इंतज़ार ख़त्म हुआ बाबू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इन शब्दों के साथ पूरे गांव के लोगों की आवाज़ें गूंजने लगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। स्त्रियां, पुरुष, बच्चे सभी चिल्ला रहे थे। सभी विक्रम और उसके दोस्तों को दुआएं दे रहे थे और धीरे धीरे वो सब इनकी आंखों के सामने से ओझल होने लगे। मगर इसी बीच में नवाब की आत्मा एक तेज चित्कार लेते हुए उस गांव के सरहद से बाहर चली गई। शायद वो मुक्त नहीं होना चाहती थी। कुछ ही पलों बाद फिर से वहाँ सब कुछ शांत हो गया। न ही वहाँ पे कोई गांव का नामो निशान बचा और न ही किसी आत्मा की। लेकिन एक जो परिवर्तन हुआ वो ये कि कुछ समय पहले उस स्थान पे जो मनहूसियत थी वो सब कुछ समाप्त हो चुकी थी। जंगल का वो इलाका जैसे सांप मुक्त हो चुका हो। सब कुछ हरा भरा, खिला खिला और हंसमुख लग रहा था। भगवान नरसिम्हा के तेज प्रताप से सारी आत्माओं को मुक्त करने के बाद गुरुजी रुके और उन्होंने एक गहरी सी सांस लेते हुए विक्रम की तरफ देखते हुए बोला, विक्रम, सब शांत हो चुके हैं, सब जा चुके हैं, सबकी मुक्ति हो चुकी है। और ये सब तुम्हारे सोच की वजह से, तुम्हारे अच्छे हृदय की वजह से, तुम्हारे अच्छे संस्कारों की वजह से संभव हो पाया। आज वो सारी आत्माएं तुम्हें दुआएं दे रही होंगी। और ऐसा कहते हुए गुरुजी आसन से उठे। विक्रम और उसके दोस्तों को भी एक अलग ही एहसास ने जकड़ रखा था। आज इन्हें पहली बार ऐसा लगा कि जब किसी को मुक्त किया जाता है, जब किसी को कुछ दिया जाता है, वो खुशी बताया नहीं जा सकता, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। और खुशी के इस एहसास को अपने सीने में लिए, अपने विचारों में लिए गुरुजी, विक्रम और उसके तीनों दोस्त वापस कार में बैठकर शहर की तरफ आगे बढ़ गए। और उन्हें जाता देख गांव के सरहद से बाहर नवाब की आत्मा चित्कार रही थी, चिल्ला रही थी। शायद यही उस नवाब के लिए सज़ा थी। दोस्तों, अंत में मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये जो भी कहानियाँ हैं मैं स्वयं लिखता हूँ, कुछ सच्ची घटनाओं के द्वारा, कुछ काल्पनिक और कुछ कहानियाँ मैं किसी और से लेता हूँ। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी हो जो सस्पेंस से भरी हो, जो हॉरेबल हो या जिसमें मार्मिकता हो, तो आप उसे मेरे मेल पे भेज सकते हैं। मैं उस कहानी पर भी वीडियो बनाऊंगा। और यदि आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।